शादी के 3 साल बाद अंकिता अपने मायके आई थी। मुझे पता लगा तो मैं भी उससे मिलने उसके घर पहुंच गई। अंकिता तेरे दाया ससुर जी की बेटी यानी मेरी ननंद लगती थी। हम दोनों के बीच ननंद भाभी से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। भाभी नमस्ते कह कर जब वो मेरी गली लगी तो मैंने कहा, कितने दिनों बाद आई हो? तुम तो शादी के बाद जैसे मायके का रास्ता ही भूल गई। लगता है विवेक जीजा जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हें हम सबकी याद भी नहीं आती। ये बात मैं हंसते हंसते बोल गई थी, लेकिन अंकिता के चेहरे पे शून्यता के भाव थे। उसकी सगी भाभियाँ और हमारी ताई जी भी इस मजाक पे हंस पड़ी थी। अंकिता बस फीकी तरह से मुस्कुरा दी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने अंकिता को कहा कि घर आ जाना, शाम को तुम्हारी पसंदीदा चाय पकौड़े बनाऊंगी। जी भाभी, अंकिता ने धीरे से कहा और अपने 2 साल के बेटे शिवम को दूध पिलाने लगी थी। मुझे बहुत काम था सो मैं जल्दी ही घर लौट आई, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ अंकिता के बारे में ही सोच रहा था। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली अंकिता आज ज़रूरत से ज़्यादा शांत और गंभीर लग रही थी। मुझे लगा शादी के बाद सभी लड़कियां कुछ हद तक संजीदा तो हो ही जाती हैं। मैं भी तो हो गई थी। हालांकि मैं शादी से पहले भी संजीदा ही रहती थी, लेकिन जैसे जैसे रिश्तों को परखती गई सब कुछ बदलता गया। ज़िंदगी, सोच समझ, ज़रूरत और खुद मैं भी। हाँ, मैं भी तो कितनी बदल गई थी। अब मेरे पास खुद के लिए ही समय नहीं होता था। सारा दिन परिवार और बच्चों में यूं ही निकल जाता था। उस पर भी कोई न कोई गलती और तलक बात सुनने को ज़रूर मिल जाती थी। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन बहू कभी भी पूरी तरह सही नहीं होती। बहू को बेटी कहने वाले लोग भी उसे सिर्फ बेटी कहते हैं, कभी बेटी समझते नहीं। कभी बेटी और बहू के बीच सही गलत चुनने की बात आती है तो आपके ससुराल में बेटी को सही और बहू को गलत ही तो बताया जाता है। बहू को ससुराल में होने का एहसास हर परिवार करा देता है, चाहे वो कितना ही मॉडर्न हो। आखिर अंकिता इस कदर मायूस क्यों दिख रही थी? मैं मन ही में सोच रही थी, कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। मैंने उसे शाम को घर भी आने को कहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। मैंने पकौड़े भी बना लिए थे और चाय गैस पे रख उबल रही थी। फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया ही था, तभी मुझे रसोई की खिड़की से अंकिता दिखाई दी, जो अपने बेटे को गोद में ली मेरे घर की तरफ ही आ रही थी। मैंने फ़ोन काट दिया और गेट खोलने चल पड़ी। मैंने झट से गेट खोला और अंकिता भीतर आ गई। घर में वो पापा जी से, फिर मेरे बच्चों से मिली। दोनों बच्चे भी उसे नमस्ते कह कर के अंकिता के बेटे शिवम के साथ खेलने लगी। मेरे पति भी ऑफिस से आ चुके थे। भैया नमस्ते कहकर अंकिता मेरे पास आ गई। मेरे पति ने कमरे से ही अंकिता से पूछा, बेटा ससुराल में सब ठीक है? विवेक कैसा है? अंकिता ने कहा, भैया सब ठीक है, आप कैसे हैं? यहाँ भी सब ठीक है, मेरे पति अजय ने कमरे से ही जवाब दिया। इस बीच मैंने अंकिता को और घर में बाकी सभी को चाय पकौड़े दिए। सभी मज़े से शाम की चाय और पकौड़े खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन अंकिता का तो जैसे ध्यान ही कहीं और था। मुझे याद आया कि मेरे हाथ के बने पकौड़े और चाय के लिए अंकिता हमेशा उत्साहित रहती थी। अंकिता की भाभियाँ भी इस बात से बहुत परेशान होती थी, आखिर अंकिता और मेरे बीच इतना दोस्ताना क्यों है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अंकिता हमेशा अपने मन की हर बात मुझसे बता दिया करती थी। मैंने अब तक उसे जितना समझा था वो बहुत खुशमिजाज लड़की थी। सबसे बातें करना, गाना बजाना, नाचना, उसे हर काम बखूबी आता था। मैंने सोचा मुझे अंकिता से बात करनी होगी कि वो इतनी चुपचाप क्यों रहने लगी है, लेकिन घर के कामों के चलते मुझे समय ही नहीं मिला और वो अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर जाने लगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अभी तो तुमसे कुछ बात भी नहीं हुई, रुक जाओ, रात का खाना यहीं खा कर लेना, फिर चली जाना। ताया जी का घर बस 4-5 घर छोड़कर ही पड़ता था। शादी से पहले अक्सर अंकिता रात का खाना यहीं खाकर अपने घर जाती थी। मेरे हाथों का बना हर खाना उसे बहुत पसंद आता था। अंकिता ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी कल दिन में आ जाऊंगी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आना ज़रूर। वो जाने को फिर मुड़ी तो मैंने कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो, तबीयत ख़राब है क्या? अंकिता ने कहा, नहीं भाभी, किस्मत ख़राब है, कल आती हूँ।
कहकर वो गेट से बाहर निकल गई। मैं हैरान सी उसे जाते देखती रही। इतना तो मैं समझ चुकी थी, कुछ बड़ी बात है जो उसे परेशान कर रही है। मैं उस रात सो नहीं सकी, सिर्फ अंकिता के बारे में ही सोचती रही। एक बार मन किया अजय से इस बारे में बात करूं, फिर लगा अभी तो मुझे ही कुछ नहीं पता, तो क्या बताऊंगी। यूं ही अपने विचारों की धुएड़-बुन में जाने कब नींद आई मुझे पता ही नहीं लगा। अगली सुबह जब आँख खुली तो देखा मुझे उठने में देर हो गई थी। फिर क्या था, हवाई मेल बन गए। जल्दी जल्दी सब काम निपटाने लगी, लेकिन जहन अब भी अंकिता की बात पे अटका था। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था कि उसकी किस्मत ही खराब है। अगली सुबह मैंने झटपट अपने काम निपटाने शुरू किए। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह उठने में देर हो गई थी। सुबह लेट उठी तो हर काम में देर होती जा रही थी। सब काम करते हुए भी अंकिता का चेहरा और उसकी कही वो आखिरी बात मेरे जहन में घूम रही थी। काम करते हुए पता ही नहीं लगा कब 12 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी और मैंने झट से जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर अंकिता अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। दोपहर का समय था। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं होता। पापा जी घर के पास ही एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। उसके बाद तो बच्चों की स्कूल बस आती है, उन्हें लेकर आती हूँ, फिर लंच बनाना, फिर उन्हें होमवर्क कराना, ऐसी ही मेरी शाम हो जाती है। मैंने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और अंकिता को देते हुए पूछा, क्या बात है अंकिता, मुझे नहीं बताओगी। मेरा इतना कहना था कि उसकी आंखों से आंसू बह चले। मैंने उसके नज़दीक बैठते हुए कहा, क्यों रो रही हो, आखिर क्या हुआ है। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहने के बाद वो चुप हुई। मैंने कहा, कुछ अनबन हुई है तुम दोनों में, ससुराल में किसी ने कुछ कहा है। अंकिता ने धीमी आवाज़ में ही मुझसे कहा, भाभी वो राक्षस है, उससे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं, किससे कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, अंकिता तुम साफ साफ बताओ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो। इतना तो समझ आया कि तुम अपने पति विवेक की बात कर रही हो, लेकिन कुछ समय पहले तो तुम उनकी बहुत तारीफ़ करती थी। अचानक से क्या हुआ, तुम राक्षस क्यों कह रही हो। उसके बाद अंकिता ने जो कहा मेरे कानों को विश्वास ही नहीं हुआ। भोला भाला दिखने वाला उसका पति इस कदर नीच हो सकता है, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा दिमाग गुस्से से भर चुका था और दिल इस बात से सिहर उठा था कि ये लड़की क्या कुछ सही रही है, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी शिकायत की अपनी खोखली सी ज़िंदगी को जी जा रही है। मैंने उससे कहा, तुमने घर में किसी को बताया। उसने कहा, किससे कहूँ ऐसी बातें, मम्मी पापा से कहने की हिम्मत नहीं हुई, और भाभीियों का तो आपको पता है कि वो सब जगह फैला देंगी। अभी बस आपको बताया है, आप ही मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। घर से लड़कर निकली हूं, अभी तक एक फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि मैं यहाँ पहुँची भी हूँ या नहीं, जबकि वो जानता है कि मैं कभी कहीं भी अकेले नहीं जाती। मेरी तो छोड़ो, उसने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं, जो एक बार फ़ोन करके पूछ लेता। ये कहकर वो एक बार फिर फपक कर रो पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे सास ससुर कुछ नहीं कहते। नहीं, इकलौता बेटा है ना, उसके गुस्से के आगे उनकी चलती ही नहीं, अंकिता ने सुबकते हुए ही कहा। मैंने उसे कहा, ठीक है, ये बातें किसी से मत कहना, देखते हैं इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। ये बात ऐसी नहीं जिसे इग्नोर किया जाए। भाभी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। कुछ कहती हूँ तो घर से निकल जाने की धमकी देता है, कहता है बेटा भी छीन लूँगा और तुझे तलाक दे दूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, कहकर वो लगातार रोई ही जा रही थी। मैंने उसे चुप करवाया और घड़ी में देखा तो बच्चों के स्कूल बस का समय हो चुका था। अंकिता, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं देखती हूँ इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। अभी मुझे जाना होगा, बच्चों की स्कूल बस आने वाली है। ठीक है भाभी, मैं घर जाती हूँ, कल आऊँगी।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये बातें तुम्हें किसी से नहीं कहनी जब तक मैं नहीं कहूँ। हम दोनों साथ ही घर से निकले। वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं मेन रोड की तरफ, जिधर स्कूल बस आकर रुकती थी। रास्ते भर अंकिता के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में याद कर मेरे जहन गुस्से से भरता जा रहा था। मैं बच्चों को लेकर जैसे ही घर लौटी, मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पे उसका नाम देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दिल तो किया फ़ोन उठाकर उसे इतना सुनाओ कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। सही, आपने सही समझा। ये अंकिता का पति था विवेक, जो मुझे फ़ोन कर रहा था। खैर, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि अंकिता को फ़ोन करके बताया कि मेरे पास उसका फ़ोन आ रहा था। अंकिता ने पूछा, क्या कह रहा था भाभी? मैंने उसे बताया कि मैंने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया, मैं अभी बात कर ही रही थी कि तभी व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, कैसी हो भाभी जी? मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बल्कि अंकिता से बात करती रही। उसने लगातार कुछ मैसेज की, जैसे भाभी जी नाराज़ हो क्या? फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही मेरा? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे हो? भाभी बताओ तो सही, कोई गलती हुई है तो मैं आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मैंने एक एक के सारे मैसेज अंकिता को सुनाए। उसने कहा, भाभी फ़ोन उठाकर बात कर लो, वरना सोचेगा मैंने आपसे कुछ कहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अंकिता का पति मुझे लगातार कॉल करता ही रहा और हार कर मैंने उसका फ़ोन उठा ही लिया। उसके पूछने पर मैंने जब अंकिता की बात बताई, बातें रखी और अपनी नाराज़गी की वजह बताई, तो वो फ़ोन पे ही चिल्लाने लगा। उसने अंकिता को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं तो पहले से ही गुस्से में थी। मैंने भी उसे अच्छे से सुनाया, बात ज़्यादा ना बिगड़ी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ आकर आमने सामने बैठकर बात करने को कहा। उसने कहा ठीक है, मैं कल आता हूँ। मैंने अंकिता को फ़ोन करके ये बात बताई तो उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम किसी बहाने से यहाँ आएगा और उससे बात करेगा। लेकिन अगले दिन वो आया और अंकिता को अपने साथ लेकर चला गया। जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आखिर अंकिता ऐसे कैसे उसके साथ जा सकती है। मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर मुझे लगा हो सकता है उनके बीच बातचीत हो गई हो और उसका पति उसे मनाकर अपने साथ ले गया हो। उस दौरान अंकिता से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं सब कुछ भूल कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। करीब 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अंकिता खड़ी थी। अंकिता को देखते ही मैंने उसे अंदर आने को कहा। घर के भीतर आते ही अंकिता मुझसे लिपट कर रो पड़ी। मैं समझ गई थी कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ था और अंकिता फिर उसी परेशानी से जूझ रही थी। इस बार अंकिता रोती हुई बस उसे गालियाँ देती जा रही थी। उसने कहा, भाभी वो राक्षस है, उसे मेरी कोई कदर नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपने बच्चे की भी कोई कदर नहीं है। उसे तो सिर्फ सेक्स की भूख लगी रहती है हर समय। बस उसके दिमाग में ये ही काम होता है। पता नहीं कैसा आदमी है, बच्चे की भी शर्म नहीं करता। रसोई घर हो या कमरा या बरामदा, उसे बस मुझे नोच खाने में मज़ा आता है। मैं विरोध करती हूँ या कभी मना करती हूँ तो मुझे पीटता है, मेरे बाल पकड़कर मुझे मारता है और कहता है, तू कैसी औरत है, अपने आदमी को खुश नहीं रह सकती। वो कहता है, मेरे घर में रहना तो मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना अपने बाप के घर में जाकर रहे। कभी कहता है, तेरा किसी और से चक्कर था। कभी कहता है, तेरा अभी भी किसी से चक्कर चल रहा है, तभी तू अपने पति से दूर भागती है। मैं क्या करूं भाभी? घर में सब पूछ रहे हैं, सबको क्या बताऊं? मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन घर वाले तो मुझे कहते हैं वो अब वही तेरा घर है और तुझे हर हाल में वहीं रहना होगा। मुझसे और सहन नहीं होता। मैंने तो खुद को ख़त्म करने की कहते कहते अंकिता एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, बस बच्चे का मुंह देख कर हार जाती हूँ। मेरा बच्चा छोटा है, वरना मैं तो खुद को मार कर ये किस्सा ही ख़त्म कर देती। मैंने अंकिता को चुप करवाया और खुद जाकर उसके घर वालों से बात करने का मन बनाया। अगले दिन जब मैं अपने ताया ससुर जी के घर पहुंची तो देखा
अंकिता के ससुराल वाले वहाँ आए हुए थे। उसकी सास, उसका पति और उसकी ननदोई सब मिलकर लगातार अंकिता को उल्टा सीधा कह रहे थे। अंकिता का परिवार लड़की का घर बसा रहे, इसीलिए चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। मुझे देखती अंकिता के पति ने मुझे भी उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से मैं अंकिता को भड़का रही थी और मैं ही उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर उसे उसके खिलाफ भड़काती थी। अंकिता पर दिमागी दबाव और स्ट्रेस इस कदर हावी हुआ कि वो बेहोश हो गई। उसे होश में लाया गया और होश में आती ही उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मैं और ज़्यादा जलील हो जाऊँ। मुझे इस वक्त बस अंकिता की फ़िक्र हो रही थी। मैंने उससे कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। अंकिता की सास भी खूब उल्टा सीधा बोलती जा रही थी। मैंने उनसे कहा, अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाया। शायद आप भूल गई, बीवी कोई भूख मिटाने का सामान नहीं होती। आप एक औरत होकर अपने गलत बेटे का पक्ष ले रही हैं। अंकिता की सास ने अनजान बनते हुए अंकिता पर ही दोष मढ़ दिया और कहा, ये खुद मेरे बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट करती है। मैंने कहा, ठीक कहती है, अगर जानवर बेकाबू हो जाए तो ऐसा ही करना होता है। मेरे इतना कहते ही उसकी सास ने कहा, ठीक है तो रखो अपनी बेटी अपने घर पर। अंकिता के घर वालों को तो जैसे साफ सूंघ गया था। अंकिता के माँ बाप दोनों उसकी सास के आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए, हम समझा देंगे उसे, वो ठीक से रहेगी। अंकिता खामोश सब कुछ देख रही थी। शायद आज उसे एहसास हुआ था कि विवाह विधि में कन्यादान क्यों किया जाता है, क्यों माँ बाप दुखी बेटी को भी ये कहकर उसके ससुराल वापस भेज देते हैं कि अब वही तेरा घर है और तुझे हर हाल में वहीं रहना है। अंकिता उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन कैसे और किस हक से रोकती जब उसके घर वाले उसे वहाँ नहीं रखना चाहते बल्कि वापस उसी नरक में ढकेल रहे थे। ऐसे में मैं क्या कहती? क्या मैं उसे अपने घर पे रख सकती थी? शायद नहीं, क्योंकि समाज मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मेरा परिवार मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं मूक और बधिर बनकर सब कुछ देख रही थी। अंकिता की भाभियाँ मुस्कुरा रही थी, शायद इसलिए कि अंकिता नाम की बला टली। शायद वो दोनों भाभियाँ भी डरी हुई थी, कहीं अंकिता हमेशा के लिए यहाँ ना ठहर जाए। अंकिता जाते जाते मुड़ी और मेरी तरफ बेबस नज़रों से देखा। इस वक्त ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, मेरा उससे ये कहना कि शादी और आत्मसम्मान में से अगर किसी एक को चुनना पड़े तो अपना आत्मसम्मान चुनना। अगर तुमने अपने आत्मसम्मान खो दिया तो तुम खुद को खो दोगी और गुमशुदा लोग मुश्किल से दोबारा मिलते हैं। उसने अपनी पलकें झपकाई और आंसू के कुछ कतरे उसके गालों पर लुढ़क कर उसकी बेबसी जता गए थे। अंकिता समझ चुकी थी कि बूढ़े माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जान चुकी थी कि दोनों भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके उसकी शादी करवा कर अब उन्हें उसके सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। वो समझ चुकी थी कि भाभी उसकी जितनी मदद कर सकती थी कर चुकी हैं, अब उसे अपनी मदद स्वयं ही करनी होगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। अंकिता का ना तो मुझे कभी फ़ोन आया और ना ही कोई मैसेज। मैं जब भी उसका फ़ोन मिलाती हमेशा बंद ही आता था। मुझे लगा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, क्या पता उसे मुझसे बात करने के लिए मना किया गया हो। आज लगभग 2 साल बाद फिर अंकिता आई। उसे देखते ही मैं खुशी से फूली नहीं समाई। मैंने उसे बिठाते हुए कहा, कब आई, कैसी हो, अब सब ठीक है ना? मेरी एक साथ किए गए सवालों से अंकिता खिलखिलाकर हंस दी थी। उसने कहा, भाभी एक एक करके, वरना मैं सवाल ही भूल जाऊंगी तो जवाब क्या दूंगी? मैं उसकी इस बात पे ज़ोर से हंस पड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने बेटे शिवम की तरफ देखा जो अब 5 साल का हो चुका है। उसने मुझसे कहा, भाभी मैंने यहाँ से जाने के 1 महीने बाद ही विवेक का घर छोड़ दिया था। मैं अब अपने बेटे के साथ एक किराए के मकान में रहती हूँ। उसने बताया कि विवेक ने उसकी ननद की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी।
ये अंकिता बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने वो घर छोड़ दिया। उसने बताया कि विवेक ने उसे काफ़ी परेशान किया, डराया धमकाया ताकि वो घर वापस आ जाए। लेकिन अंकिता अब अपना फैसला कर चुकी थी। उसने पुलिस की मदद ली और अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया। उसने बताया अभी 2 दिन पहले ही उसने और विवेक ने तलाकनामे पे हस्ताक्षर किए हैं। उसने ये भी बताया कि उसने उस आदमी से कुछ भी नहीं लिया और वो खुद के दम पर अपने बच्चे का भविष्य बनाएगी। मैंने कहा लेकिन कैसे करोगी तुम सब कुछ? उसने कहा आप है ना भाभी, आप मुझे हिम्मत देती हैं और फिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई नौकरी कर लूँगी। उसने दृढ़तापूर्वक कहा आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने कहा घर वाले? उसने बीच में ही टोकते हुए कहा वो मेरा कन्यादान कर चुके हैं, अब उन्हें मुझसे और मुझे उनसे कोई मतलब या रिश्ता नहीं है। एक आह सुनी थी मैंने अंकिता की इस कन्यादान वाली बात में। आखिर क्यों कन्यादान के बाद बेटी को इतना पराया कर दिया जाता है कि अपना दुख भी अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती? आखिर क्यों ससुराल में उन्हें तिरस्कार मिलने पर वो अपने घर वापस नहीं आ सकती? आखिर क्यों गलती है? आखिर क्या गलती है एक बेटी को ना? क्यों एक बेटी को शादी के बाद मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? विवेक जैसे जाने कितनी ही जानवर अंकिता जैसी कितनी ही बेटियों की ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं और जाने कितनी अंकिता होती हैं जो उफ तक नहीं कर सकती क्योंकि वो पढ़ी लिखी और जागरूक नहीं होती। वो नहीं जानती अपना हक, नहीं जानती अपने लिए लड़ना और रोते हुए अपनी ज़िंदगी को जीती हैं और एक दिन मर जाती हैं। इस कहानी की अंकिता पढ़ी लिखी थी, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसने खुद को उस नर्क से निकाल कर नया जीवन चुना। वो आज आत्मनिर्भर है, संतुष्ट है, निर्भीक है कि उसकी ज़िंदगी में कोई जानवर नहीं है जो हर पल उसके शरीर को नोच खाने की ताक में बैठा रहता हो।